साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी वैसे तो बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब होंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि पूरी दिन की मेहनत के बाद आप सभी इस समय थोड़े से थक जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि पूरी क्लास आप सभी को बोझ ना लगे। आसपास के अपने उदाहरणों से मैं इस क्लास में थोड़ी जान डालने की कोशिश करता हूं। कुछ टॉपिकों को हंसी मजाक के साथ हम इस तरह से लेते हैं कि आपको एक बार शुरू होने के बाद में तभी पता लगे, आप मतलब पूरी तरह से बीच में खो जाएं कि हाँ, जब टाइम हो जाए तभी आपको पता लगे। ये मेरी एक कोशिश होती है। तो आज भी हम एक ऐसी ही कोशिश करेंगे और जितना हमने कल पढ़ लिया, क्योंकि कल चूँकि एक नया चैप्टर चैप्टर शुरू किया, तो उसके आगे की कहानी को हम लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप कल की सारी चीज़ों को रिवाइज़ करके आए होंगे। एक बार फटाफट बताइए, जी हाँ, कल की सारी चीज़ें याद है ना? कल क्या-क्या सीखा था? कल हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर शुरू किया था गति के नियम, लॉज़ ऑफ मोशन। और लॉज़ ऑफ मोशन में हमने सबसे पहले सीखा था जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। और इनर्शिया के बाद में हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का पहला नियम। तो एक बार सभी बताइए कि गति के पहले नियम तक सब कुछ ओके ओके है, सब कुछ क्लियर क्लियर है। अब हम चल सकते हैं गति के दूसरे नियम पर। आप थम्स अप करो, मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए और हम चलें सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे गति के दूसरे नियम से। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार जी। चलो शुरू करें। देखिए, जैसे कल आपने देखा कि गति के पहले नियम को समझने से पहले आपको ना जड़त्व आना बड़ा जरूरी था, इनर्शिया की परिभाषा आनी बहुत जरूरी थी। ऐसे ही गति के दूसरे नियम को आने समझने से पहले आप सभी को संवेग और आवेग आना बहुत जरूरी है। आप सभी को मोमेंटम और इम्पल्स आना बहुत जरूरी है। दो चीजें आनी बहुत जरूरी है गति के दूसरे नियम को समझने से पहले, मोमेंटम और इम्पल्स, यानी कि संवेग और आवेग। देखो, संवेग और आवेग क्या होते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम संवेग को समझेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही हाथ से लिख के। बाकी यहाँ की हैंडराइटिंग पे आप मत जाना, सारा सब कुछ पीडीएफ में बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ जो भी मैं समझाऊं बस उसे समझने के पर्पज से देखना, नोट आप बाकी पीडीएफ से कर लेना। देखिए, संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। बेसिकली अगर आपने कभी पहले पढ़ा होगा तो आप मोमेंटम के नाम पे ये पढ़ते हैं कि भैया मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। और आप इसी सूत्र को परिभाषा के रूप में लिख देते हैं कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ये बात ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन इससे कुछ ना फील नहीं हुआ। मतलब अगर किसी वस्तु में मैं बॉडी में मोमेंटम को देखना चाहूं तो मुझे ये नहीं दिखेगा कि मोमेंटम कहाँ है उसमें। आओ थोड़ा इस चीज को फील करें। देखो, मोमेंटम क्या है। मान के चलो एक दीवार है, एक कार आई और दीवार से टकराई, लेकिन बहुत कम गति से। अब वही कार आई और बहुत तेजी से आके उससे टकराई। बताइए दोनों बातों में क्या फर्क होगा। मेरे हिसाब से जब वो बहुत स्लो टकराएगी, मान लो ये कार है, ये दीवार है, तो ये कार इससे मान लो ऐसे टकराई आके, तो हल्का फुल्का सा नुकसान होगा। लेकिन अगर ये कार आ रही है और दीवार से ऐसे टकरा रही है तो अच्छा खासा नुकसान होगा। तो ये जब, अच्छा नुकसान ज़्यादा क्यों हुआ, तो भाई नुकसान ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे केस में कार तो वही है लेकिन उसका वेग ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। यानी कि जब किसी द्रव्यमान को, जब किसी मास को, जैसे कार का कुछ द्रव्यमान होगा, भाई कार 500 किलो की होगी, 700 किलो की होगी, तो जब द्रव्यमान को वेग मिल जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना तक बढ़ जाता है। इसी चीज को हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और फील करिए, अभी मेरा हाथ रुका हुआ है तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। अब ये चल रहा है तो इसके पास एक मोमेंटम है, यानी कि ये किसी को भी, मतलब मोमेंटम है, कुल मिलाकर इसके पास द्रव्यमान है और वेग है, यही इसका मोमेंटम है, यानी संवेग है। तो आई बात समझ में आपको कि किस चीज को हम मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग जो हो जाएगी, परिभाषा ये हो जाएगी कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, सूत्र आपका ये हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार सूत्र को समझ लिया तो फिर आपको और किसी चीज में दिक्कत ही नहीं होगी। भाई परिभाषा भी इसी से बन जाएगी बड़े आराम से। मुख्य चीज ये है समझना। अब इसका मात्रक अगर आपसे कोई पूछे, यूनिट अगर आपसे कोई पूछे, तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड।
तो या तो ऑप्शन में देगा केजी मीटर पर सेकंड इस तरीके से, या हो सकता है आपसे ऐसे कह देगा केजी मीटर और सेकंड की पावर हो जाएगी -1। ऐसे भी दे सकता है केजी मीटर सेकंड की पावर -1। ये एक कैसी राशि है, तो याद रखोगे कि ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे दिशा का खेल है। भाई कार इधर चल रही है या कार इधर चल रही है या कार इधर चल रही है, तो उसका मोमेंटम उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अरे भाई मालिक अच्छे से लिखो, यहाँ लिखने पे मत जाओ यार, तुमसे शुरू में कहा तो है तुम्हें यहाँ से नोट करना है यार, इसमें तो खूब अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे से लिखने में क्या करना है। तो बताइए सारी चीज़ें क्लियर है मोमेंटम से रिलेटेड? इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, मात्रक क्या है, राशि कैसी है। अगर कोई विमा लिखना चाहते हैं तो विमा लिखना और भी आसान है, डायमेंशन लिखना बड़ा ही आसान है। केजी के लिए लिखो m, मीटर के लिए लिखो l, सेकंड के लिए लिखो t और -1 की जगह -1। कुछ भी नहीं है विमा लिखने में, बस इतना याद रखना है, केजी की जगह m लिखते हैं, m की जगह l लिखते हैं, s की जगह t लिखते हैं, हो गई डायमेंशन, हो गई विमा। तो अगर आपको ये 4-5 चीज़ें समझ में आ गई तो कहानी ख़त्म। ये देखिए अब मैंने लिख दिया है, इसकी परिभाषा लिख दी है, इसका सूत्र लिख दिया है, m क्या है, v क्या है वो भी लिख दिया है, मात्रक क्या है, सदिश राशि है, विमा क्या है वो सब लिख दिया। क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर। फिर इसके अगले टॉपिक पर चलें। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू अंकित भाई। एक बार अंकित भाई आप ना हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, और हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9818489147। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप एक बार कॉल करिए, वहीं आपकी कुछ मदद हो पाएगी, और कुछ नहीं पूरी मदद होगी। अभी क्लास में खड़े खड़े मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी, चलो यहाँ तक हमें आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चला जाए कि संवेग हो गया। अब देखो संवेग का एक छोटा भाई है, एक संवेग का छोटा भाई है, और ये है आवेग, यानी कि इम्पल्स, और इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अब देखो ये इम्पल्स क्या बवाल है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मान के चलिए ये दीवार है और ये एक कार है। ये कार ऐसे चल रही है, तो इधर की तरफ चल रही है। मान लो कार का द्रव्यमान है 500 किलो और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो इसका संवेग कितना होगा ये बताओ। तो आप कहोगे भैया संवेग निकालना बड़ा आसान है, द्रव्यमान गुणा वेग 500 गुणा 100, 500 गुणा 10, और ये आ जाएगा 5000। ठीक है, ये हो गया आपका संवेग। अब ये कार चली और एकदम से दीवार से यहां टकराई। चलो मान लो मैं और थोड़ा सा दीवार को आगे बना लेता हूं। कार चली, पीछे से चल के आई, थोड़ा इस बात को समझना है ना, चल के आई और एकदम से इससे टकराई। अच्छा, टकराते ही कार का वेग क्या हो जाएगा भाई, वेग हो जाएगा 0। क्या द्रव्यमान बदलेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कार में कोई टूट फूट ऐसी नहीं हुई कि कोई पार्ट अलग हटा हो। कार पहले भी 500 किलो की थी, अब भी 500 किलो की है, लेकिन अब संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। 500 में 0 की गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा 0। मैं ये कह रहा हूं कि कार का संवेग बदला है, कार का संवेग टकराने पर बदला है। भाई 5000 से कोई चीज 0 हो गई तो पूरी ही बदल गई वो तो जब संवेग बदलता है ना, तो एक बल लगता है और बहुत छोटे से समय के लिए लगता है, ये बात भी मानोगे आप। जब भी किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित होगा, जब भी किसी वस्तु का मोमेंटम चेंज होगा, तो वो वस्तु एक बल लगाएगी बहुत छोटे से समय के लिए। इसको आप अपनी भाषा में झटका कहते हो। जब कभी आप देखो जैसे ये चीज आगे टकराई तो ये एक झटका है। देखो इसको मैं बल नहीं कहूंगा, फोर्स नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? फोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लो अब मैं अपने हाथ पे क्या लगा रहा हूं, ये मैं अपने हाथ पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अगर यही फोर्स बहुत थोड़े से समय के लिए लगे
तो इसको फोर्स ना कहकर हम क्या कह देते हैं, आपकी भाषा में झटका, विज्ञान कहती है इसको आवेग यानी कि इम्पल्स। तो आवेग जो कि बल और बल है, मतलब एक फोर्स है छोटे से समय के लिए, वो किसकी वजह से आया, क्योंकि संवेग में परिवर्तन हुआ है, मोमेंटम में चेंज हुआ है। मैं 3 बातें लिख रहा हूं, आप बताना कितना आपको समझ आता है। मैं लिख रहा हूं, अच्छा यहां से मत पढ़ना, ये तो पूरा लिखा हुआ है मैंने अच्छे से, बस यहां से समझ लो। मैं कह रहा हूं कि आवेग का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है और एक अल्प समय के लिए लगता है, एक छोटे समय के लिए लगता है, और इसी को आप कहते हो कि ये क्यों लगा, ये लगा क्योंकि संवेग में क्या हुआ है, संवेग में परिवर्तन हुआ है, मोमेंटम में चेंज हुआ है। यानी कि किसी वस्तु पर इंपल्स का मतलब होता है कि उस पर एक फोर्स लगा है, बल लगा है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है चेंज इन मोमेंटम की वजह से, संवेग में परिवर्तन की वजह से। बोलो क्लियर? एक बार फटाफट बता दो, हाँ जी भैया ठीक है। तो देखो जो आवेग है ना, इम्पल्स है, इसके 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है और एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो आवेग को चाहे आप संवेग में परिवर्तन कहिए, चाहे आप बल और बहुत थोड़े समय के लिए जो लगता है वो भी कह सकते हो। यही आवेग है, यही इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब सिर्फ एक झटका है। जैसे आप बाइक पे चल रहे हो और बाइक चलते चलते अचानक आप कुदा दो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो वो स्पीड ब्रेकर पे जाते क्या लगेगा, ब्रेकर पे जाते एक झटका लगेगा, वो इम्पल्स है, वो आवेग है। ठीक है भैया? तो आवेग को आप 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हो, या तो आप कहो बल गुणा अल्प समय, या कहो संवेग में परिवर्तन। सूत्र में कैसे लिखोगे, अगर बल गुणा अल्प समय कहोगे तो इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, और संवेग में परिवर्तन को कैसे कहोगे, भाई संवेग में परिवर्तन तो तभी हुआ होगा ना जब पहला कुछ संवेग रहा होगा, कुछ बाद का संवेग रहा होगा और वो बदला होगा। तो मान लो इसका प्रारंभिक संवेग है P1, P1 है प्रारंभिक संवेग, मैं इधर से लिख देता हूं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, और P2 मान लो अंतिम संवेग है, यानी कि फाइनल मोमेंटम है। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज हो जाएगा कि भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और इसी को कहते हैं हम डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है 2 चीजों का अंतर, डिफरेंस, डेल्टा फॉर द डिफरेंस। तो सीधे सीधे हम जो संवेग में परिवर्तन है उसको डेल्टा पी लिख सकते हैं, और डेल्टा पी किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो। ठीक है भाई साहब, दोनों सूत्र समझ में आपको आ गए। अब सुनिए, सवाल आता है इसका मात्रक क्या है, सवाल आता है कैसी राशि है। तो देखो, चूंकि इसका एक सूत्र तो ये भी है, इसका एक सूत्र ये है, तो अगर ये संवेग में परिवर्तन है तो जो मात्रक संवेग का है, जो यूनिट मोमेंटम की है, वही यूनिट इसकी रहेगी। तो इसके ना 2 मात्रक होते हैं, एक मात्रक तो बिल्कुल संवेग जैसा है केजी मीटर पर सेकंड, और दूसरा मात्रक इसका यहां से निकलेगा। भाई आवेग का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक, समय का मात्रक, बल का मात्रक है न्यूटन और समय का मात्रक है सेकंड, तो मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। अब इसमें से 2 मात्रक बन जाते हैं। अब देखो यहां से सवाल कैसे बनता है मात्रक से, वो कहेगा कि निम्न में से किसका मात्रक आवेग के जैसा है, तो बाकी 4 ऑप्शन होंगे, एक में होगा संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम और इम्पल्स की यूनिट सेम होती है, एक सवाल यहां से बनेगा। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि बताइए केजी मीटर पर सेकंड को निम्न में से क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन जैसे ऐसे होंगे कि न्यूटन बटे सेकंड, या न्यूटन सेकंड, या न्यूटन, या डाइन। तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड एक ही बात है, तो केजी मीटर पर सेकंड कहो
चाहे न्यूटन सेकंड कहिए, दोनों एक ही बात है। छोटू बाबू दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूले। करिए जी एक बार फटाफट, हम सब हाँ क्लियर है। सर जी मैं मैरिज होम से क्लास ले रहा हूँ, मेरे ताऊ जी की लड़की की आज शादी है। मेरे भाई ना तुम शादी ही अटेंड कर पा रहे होगे, ना तुम क्लास ही देख पा रहे होगे, और वहाँ क्लास अटेंड कर पाना संभव भी नहीं है, ना ही आपको करनी चाहिए। और अगर आपको क्लास सच में ही लेनी थी तो फिर आपको घर ही रहना चाहिए था, शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि मैं कहूँगा भाई ताऊ जी की बेटी की शादी है, एग्ज़ाम भी नहीं है पास में, तो आपको शादी को एंजॉय करना चाहिए। शादी में जिम्मेदारियाँ निभाओ। मतलब बहन की शादी में तो, जैसे हमारे घरों में तो सिस्टर की शादी होती है तो पगलाए हुए रहते हैं हम तो काम के पीछे, काम ही इतना सारा होता है। तो फिर आप वहीं फोकस करो, क्लास क्लास मत लो भाई, नहीं समझ पाओगे। चलिए जी ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स। अब सुनिए एक सवाल आता है यहाँ से रिलेटेड। अच्छा, इसका मात्रक और विमा सब कुछ इसी के जैसी होती हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि मात्रक चाहे कितने भी हों किसी भी राशि के, मात्रक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन विमा एक ही होती है। डायमेंशन एक ही निकल सकती है, डायमेंशन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, डायमेंशन केवल एक होगी। ठीक है जी, चलिए भैया ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण देखिए। एक सवाल आता है, हमेशा आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, वो कभी भी बॉल को, जो कैच आ रहा होता है, जैसे बॉल आ रही है आपके हाथ में लगेगी, तो वो कभी भी हाथ को यहां नहीं रखता, वो हमेशा हाथों को पीछे खींच लेते हैं। बोलो यस और नो। तो सवाल आएगा कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो अपने हाथों को यहां कैच ना पकड़ के ऐसे पीछे खींच लेता है। क्यों खींच लेता है भाई? ऐसा करने से क्या हो जाता है? तो आप कहोगे भैया जी ऐसा करने से तीन ऑप्शन होंगे। अच्छा मुझे बताओ आवेग पे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे वो बॉल को यहां पकड़े या यहां पकड़े, मतलब यहां पकड़े या अपने हाथों को पीछे खींच के पकड़े, तो बताइए आवेग पे क्या फर्क पड़ेगा, इम्पल्स पर क्या फर्क पड़ेगा? फटाफट से बताते चले जाओ। आवेग कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा बताइए। थैंक यू भाई तिवारी जी, थैंक यू थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है रविंद्र बाबू, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए जी भैया हाँ, बहुत सारे साथियों को लगता है कि ऐसा करने से, हाथ को पीछे खींचने से आवेग कम हो जाएगा। ना लाला ना, आवेग और संवेग संरक्षित राशियां हैं। संरक्षित होने का मतलब यही होता है, कंजर्व आपने पढ़ा होगा, संवेग का संरक्षण, और संवेग का भाई है आवेग, तो आवेग भी संरक्षित ही रहेगा। तो हमेशा ये दोनों राशियां कैसी रहेंगी? ये आपने पढ़ा होगा संरक्षित रहती हैं। संरक्षित होने का मतलब ये है कि आप चाहे बॉल यहां पकड़ो, चाहे आप बॉल यहां पकड़ो, आवेग उतना ही रहेगा। हाँ, अगर मान लो बैट्समैन, जितना मान लो बैट्समैन ने मारा बॉल को, वो यहां आके लगी, दूसरी बॉल पर बैट्समैन ने बहुत और तेजी से मारा तो बॉल ज्यादा तेजी से आके लगेगी, तो जब जरूर आवेग बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि आवेग कभी नहीं बदलेगा, इंपल्स कभी नहीं बदलेगा। भाई अगर बैट्समैन ज्यादा तेजी से मारेगा तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा इंपल्स होगा, इंपल्स बदल गया। लेकिन बॉल अब आ रही है, हवा में है, तुम उसे यहां पकड़ो चाहे यहां पकड़ो, आवेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपल्स पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे कि भैया जी इंपल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपल्स नियत रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आप गलती करते हो। तो क्या कम हो जाएगा? आपके हाथ पर लगने वाला फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, चोट कम लगेगी। और समय पे क्या फर्क पड़ेगा? तीसरी चीज पूछेगा, बताओ लगने वाले टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा, लगने वाले समय पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां देखो, समय का मतलब बॉल आपके हाथ में कितनी देर के लिए रही, तो यहां पर बॉल आपके हाथ में 1.5 सेकंड रही, लेकिन अब बॉल 10 सेकंड रही है। तो हाथ और बॉल के साथ का समय कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो तीन चीजें हैं, इंपल्स सेम रहेगा, बल कम हो जाएगा और समय बढ़ जाएगा। ये चीज मैंने यहां लिख दी है कि भैया इंपल्स में कोई चेंज नहीं होगा, बल कम हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। फटाफट थम्स अप करिए।
तो पता है वो कई बार पूछेगा कि बताओ जब फील्डर जो क्षेत्र रक्षक है कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है तो इंपल्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप लोग क्या कहते थे, घट जाता है। अरे नहीं, बल घटता है, चोट लगने वाली चीज घटती है, इंपल्स नहीं घटता है। क्लियर, फटाफट से बताइए। इंपल्स का मतलब है एक झटका, एक जर्क, यानी एक बल जो बहुत थोड़े समय के लिए आपके हाथ पर लगेगा। अगर इतना समझ में आ गया हो, बहुत बढ़िया कृष्णा, वेरी गुड। इतना समझ आ गया हो तो अब आप इस लायक बन चुके हैं कि आप गति के दूसरे नियम को समझ लेंगे। देखो समझो गति के दूसरे नियम को। देखिए भाई, मैंने एक बात लिखी, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं। मैं सोच रहा था कॉपी पेस्ट मार लेता, कोई नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं। मैंने कहा कि अगर आप देखो बल और समय का गुणनफल, अल्प लिख दो, वो तो छोटा ही समय होता है, अंडरस्टूड है। तो ये किसके बराबर है, ये है संवेग में परिवर्तन के बराबर। यानी कि जो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट होती है ये किसके बराबर है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है ना। इतना तो हमने पढ़ ही लिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैंने कहा तुम यहां से मुझे बल की वैल्यू निकाल के बताओ, तो बल समय से कहेगा कि समय जी अब हमारे तुम्हारे जुदा होने का समय आ चुका है। तो समय के पास क्या ऑप्शन है, समय नीचे ही तो आएगा भाई। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में ही जाती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। अगर तुम यहाँ से बल का मान निकालो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम निकालो, तो तुम कहोगे समय से, समय जी अब बल को छोड़ के जाओ, तो बल कहाँ जाएगा, बल दूसरी साइड ही जा सकता है, या तो बल इधर रहेगा या इधर, तो सॉरी समय, जो चीज़ यहाँ गुणा में है वो यहाँ भाग में जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, यहाँ कर लो, और इसको हटा दो, इसको यहाँ कर दो, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। बस मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, तो आप ये पाएंगे कि ये चीज़ शायद आज तक आप रटते हुए आए थे, लेकिन आज आपने इसको बनाना सीख लिया। क्या चीज़ है, मुझे इस बात की परिभाषा बताना, क्या कहते हो तुम? आप यही तो परिभाषा कहते हो कि संवेग में परिवर्तन की दर को, हमने तो यही सीखा था। अगर आप भूल गए तो अलग बात है, रिवीजन नहीं किया, लेकिन हमने सीखा था गति वाले चैप्टर में कि जब किसी राशि के नीचे, क्वांटिटी के नीचे समय टाइम का भाग लगेगा तो हम उसको कहेंगे दर, यानी कि रेट। तो हम क्या कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। ये है बल की परिभाषा कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब देखो यहां पे एक हल्का सा कंफ्यूजन है कि बल और आवेग में क्या फर्क है, क्योंकि देखो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो देखो, संवेग में अगर खाली परिवर्तन है तो उसको आप कह रहे हो आवेग, चेंज इन मोमेंटम है तो इंपल्स, और अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, अगर रेट शब्द लग जाए यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो फोर्स हो जाता है। यानी कि केवल संवेग में परिवर्तन है तो आवेग, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो फोर्स है। अब देखो दोनों में क्या फर्क है। जब मैं आवेग पढ़ता हूं ना, है दोनों एक तरह से झटके ही, ये मान लो, लेकिन जब मैं आवेग पढ़ता हूं, इंपल्स कहता हूं, तो मेरे पास टाइम की कोई चॉइस नहीं है। इंपल्स का मतलब ही है कि समय बहुत थोड़ा लगेगा। समय कैसा लगेगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जब मैं बल कह रहा हूं ना, फोर्स कह रहा हूं, तो फोर्स में मेरे पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। फोर्स का मतलब टाइम कितना भी हो सकता है। मतलब अगर देखो जैसे यहां पर लगा 20 न्यूटन का बल, तो आवेग का मतलब है कि वो बहुत थोड़े से समय में लगेगा। लेकिन बल का क्या मतलब है, मैं आराम से लगा रहा हूं और अब अपने हाथ को दबाता जा रहा हूं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। ये फोर्स है, ये कोई झटका नहीं है, ये फोर्स है। तो हैं तो दोनों चीज सेम ही, फोर्स और इंपल्स दोनों लगभग सेम हैं, लेकिन फोर्स का मतलब है टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, इंपल्स का मतलब है टाइम की बाउंडेशन है, टक से आपको लगाना पड़ेगा। तो इंपल्स और फोर्स के बीच में एक डिफरेंस समझ में आ गया, और दोनों ही मोमेंटम के चेंज होने की वजह से आते हैं, संवेग के परिवर्तन में की वजह से आते हैं। बस अगर दर शब्द लग जाए तो बल है, रेट शब्द लग जाए तो फोर्स है, और रेट ना लगे तो इसका मतलब इंपल्स है, आवेग है। क्लियर फटाफट से?
जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ये देखो, अभी इस चीज़ को छोड़ दीजिए, तो यही गति का दूसरा नियम भी है। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है ना, यही गति का दूसरा नियम है। क्या कहता है गति का दूसरा नियम? कि बल जो है वो संवेग में परिवर्तन बटे समय है, यानी कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। और इसकी परिभाषा बनाओगे तो संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। यही तो लिखते हो, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। देखिए, जब आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब और फर्दर सॉल्व करोगे इसको, तो ये आ जाएगा F बराबर m गुणा a। ये चीज़ हालांकि मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो चीज़ छोड़ो, बस इसके दो फॉर्मूले याद रखो। फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, डेल्टा P बाई टी। डेल्टा P है संवेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, T है टाइम, और ये हो जाएगा m गुणा a। m क्या है? देखो, m है यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास, और a क्या है? त्वरण यानी कि एक्सलरेशन। तो करिए एक बार थम्स अप जी। ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई है। भाई रविंदर, प्रॉपर पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? कौन से का मतलब मुझे ऑप्शन दो। जैसे पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दो मुझे, है ना, तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा। अब जैसे पहले नियम का नाम जड़त्व का नियम होता है, तो चूंकि हमें ये द्रव्यमान और त्वरण के बीच में संबंध देता है, या बल और त्वरण के बीच में संबंध देता है, तो इसका नाम हम रखते हैं बल व त्वरण का नियम, लॉज ऑफ द फोर्स एंड एक्सलरेशन। कि भैया इसका नाम है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सलरेशन। तो सवाल आएगा, गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, या बल और त्वरण के नियम को क्या कहा जाता है? तो ये गति का दूसरा नियम है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। चलिए ठीक है, तो यहां तक मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए जी, अब आगे चले थोड़ा आराम से भाई। अब देखो यहां से और क्या क्या सवाल बनेंगे। सवाल बनेंगे भाई, बल का आपको सूत्र मिल गए, 2 सूत्र मिल गए बल के हमारे पास। एक तो मिल गया डेल्टा P बटे टी, एक मिल गया F बराबर m गुणा a। अब आपसे पूछेगा कि बताओ बल कैसी राशि है, वो मैंने लिख दिया नीचे, है ना। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर। क्योंकि बल को लगाने के लिए दिशा की तो जरूरत होनी ही चाहिए कि भाई किस दिशा में बल लगा हुआ है। उसके अलावा इससे मात्रक पूछा जाएगा, यूनिट पूछी जाएगी, तो इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूनिट हम 3 तरीके से बनाते हैं। एक तो सूत्र से, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से क्या यूनिट बन सकती है? अब चाहे तो आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, यूनिट सेम ही आएगी। तो चलो इससे निकालना थोड़ा आसान है, इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्या है भाई? फोर्स की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट। द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ज्यादा से ज्यादा वो सेकंड को ऊपर ले जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2, तो हो जाएगा केजी मीटर सेकंड की पावर -2। ये तो बन गया फॉर्मूले से। एक अगला मात्रक पूछा जाएगा आपसे, एसआई मात्रक। तो याद रखना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल के बारे में ना सबसे ज्यादा खोज करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन ही थे। और कुछ ही राशियों के सीजीएस मात्रक पढ़ने हैं, सबके नहीं पढ़ने, जिनमें से बल एक है। तो बल का सीजीएस मात्रक भी पढ़ोगे, और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। ये तमाम चीजें मैंने लिख दी हैं। थैंक यू भाई नमन भाई, आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। हर्ष बाबू अभी बता रहा हूं, है ना, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। अब देखिए, जब भी आप किसी राशि का एसआई और सीजीएस मात्रक पढ़ें, तो हमेशा एक सवाल बनता है कि बताइए सीजीएस और एसआई में क्या संबंध होता है। यानी कि वो पूछेगा 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये हो गए आप सभी के वो सब चीजें। अच्छा, डायमेंशन और लिख लो। तो डायमेंशन क्या बन जाएगी यहाँ से? केजी की जगह m, मीटर की जगह l,
सेकंड की जगह t और इसकी पावर हो गई -2, तो ml t-2। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। भाई रविंदर, मुझे ना, आप, मैं कहता रहा हूँ प्रॉपर ऑप्शन दो, मैं तब आपको उन चारों में से एक छांट के बता दूंगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा खुला हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसके 1000 आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए लिमिटेड पूछो। पढ़ाई रात को अच्छी होती है, सुबह को मैं दिन में लाइब्रेरी जाता हूँ। भाई जब खुद को अच्छा लगे तब पढ़ाई अच्छी होती है, जब आप कंफर्टेबल हों तब पढ़ाई अच्छी होती है। अक्सर कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सभी का सवाल होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि इसका उत्तर यूनिवर्सल नहीं हो सकता। यूनिवर्सल का मतलब कुछ ऐसा उत्तर कि जो सबके ऊपर लागू होगा। देखिए, मेरे हिसाब से हमारा दिन का टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी बैच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं वही कह रहा हूँ ना, सबके लिए अलग है। जैसे जो बच्चे बैच के साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बैच की क्लास अच्छे से करनी चाहिए। अगर यूट्यूब पे उसी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं तो उन्हें प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, या किताब से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कंटेंट तो क्लास से मिल जाता है खूब, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट से या किताब से। और रात को सोने से पहले उनको दोहराना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। अब जो बच्चे मान लो पहले से पढ़ के बैठे हैं, उनका कंटेंट पूरी तरह से तैयार है, तो उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ये टारगेट हमारे होने चाहिए। अब ऐसा कितने घंटे में हो पा रहा है, ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। हो सकता है मेरी स्पीड पढ़ने में बहुत अच्छी है तो मैं उसी काम को 8 घंटे में कर लूँ, किसी की स्पीड थोड़ी कम है तो उसे हो सकता है 10 घंटे लगें या 11 घंटे लगें, या कोई हो सकता है मुझसे भी तेज़ पढ़ने वाला हो तो 6 घंटे में कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या स्पीड है, तो ये सब आपके ऊपर है। मैं कैसे पढ़ा करता था, देखिए मेरा रूटीन ये होता था कि मैं थोड़ा सा लेट नाइट तक पढ़ता था। अब लेट नाइट का मतलब इतना नहीं कि 4-5 बजे तक, 12 बजे तक, और 12 के बाद मैं लगभग 6 या 7 बजे उठ जाता था। मतलब अब इसमें भी वेरिएशन रहा है, पहले कभी मैं जब एक्सरसाइज किया करता था तो 6 बजे उठ जाया करता था, फिर जब कुछ लगा कि यार अब थोड़ा सा समय और बढ़ा दो पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज वगैरह जब सब छोड़ी तो 12 से 7 तक भी पढ़ा करता था मैं। मतलब मैं 7 घंटे की नींद लेता था। 7 घंटे की नींद लगभग आप सभी को लेनी चाहिए। कई बार पता है हमारे मन में क्या आ जाता है कि यार कोई वीडियो देख ली हमने कि यार बस ना 4 घंटे सोने से भी बात बन सकती है, पहले के ऋषि मुनि बस 4 घंटे सोते थे। भाई वो ऋषि मुनि थे, पहली चीज़ तो उनका खाना ऐसा था, दूसरी चीज़ उनकी दिनचर्या ऐसी थी, ऐसा माहौल नहीं था, तीसरी चीज़ सब पहले टारगेटेडली कोई नहीं पढ़ता था। पहले था कि भाई सीखने के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें 6 दिन लगें 10 दिन लगें, एग्ज़ाम थोड़ी है। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग है। आपकी और हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, मेरे हिसाब से 7 घंटे की नींद कम से कम चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है पूरे दिन। अब पता है क्या होता है, लड़के क्या करेंगे, या मतलब लड़कियां भी, कि जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सुबह उठ गए 4 बजे, रात को सोए 12 बजे, सुबह उठ गए 4 बजे। और 4 बजे उठ तो गए, उठोगे तो 1 घंटे ठीक पढ़ोगे, लेकिन फिर चाय पी ली, पानी पी ली, आधा घंटा और कट गया, फिर दिमाग में दर्द हो गया। तो मतलब ना तो तुम पढ़ ही पाए, ना ही तुम उस समय को यूटिलाइज कर पाए, ऐसा अक्सर होता है। तो ये 4 घंटे वाली वीडियो को देखना छोड़ो, कम से कम 7 घंटे की नींद दिया करो। यार 24 घंटे हैं, तुम 7 घंटे सो भी जाओगे तो तुम्हारे पास 17 घंटे बचेंगे। यार क्या करते हो तुम 17 घंटे में? थोड़ा सा घर वालों के हाथ जोड़ लो, पैरों में पड़ जाओ कि हमसे काम वाम मत करवाओ, ये काम वाम तो ज़िंदगी भर का है। खेत में, मानता हूँ यार, मैं भी किसान परिवार से हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं कि हमें लगना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अपना, मतलब मैं कहता हूँ हल्के से स्वार्थी बन जाओ इन मामले में, घर वालों के पैरों में पड़ जाओ कि खेत वेत का काम किसी और से करा लो, मुझे सरकारी नौकरी लेने दो, मैं तुम्हें भी, मतलब उनका फ़ायदा उनको भी है डायरेक्टली, तो उनको ये बात समझाओ। कई बार होता है ना कि पेपर से पहले हम घर वालों के साथ, हमसे नहीं देखा जाता यार, उसी बैकग्राउंड से, मैं भी इसी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इस मामले में थोड़े से स्वार्थी बन जाओ और अपना 24 घंटे पूरा पढ़ाई को दो, अगर आपको सच में एक सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल सीधी सी बात है। 7 घंटे सो, फिर आपके पास कितने बचे, 17 घंटे बचते हैं यार। 17 में 4 घंटे इधर उधर के निकाल लो, 13 घंटे बचते हैं। 13 घंटे में कितना पढ़ोगे यार? 13 घंटे बैठोगे तो 10 घंटे बहुत आराम से पढ़ लोगे, और 10-11 घंटे तो बहुत है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। मैं 10 घंटे प्रोडक्टिव कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है टोटल 13 घंटे तुम पढ़ोगे तो 10 घंटे प्रोडक्टिव निकल पाएंगे, यानी कि जिसमें आप पढ़ोगे। ठीक है जी, चलिए। मैं साइंस का टीचर हूँ, ऋषि मुनि भगवान को मानता हूँ या नहीं, इस बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे।
अब ये तो हो गए गति के दोनों नियम। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको तीसरे नियम पर लेकर चलूं और कहानी खत्म हो जाएगा। करिए फटाफट हम सबके। हाँ जी भैया क्लियर है। मैं समझ सकता हूं आपके कमेंट कि भैया कभी कभी मजबूरी बन ही जाती है, बन ही जाती है। देखो मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। मैंने मान लिया आपका खेतों में काम करना भी जायज़ है, आपका नौकरी के साथ पढ़ना भी जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन एक बात बताओ, देखो नौकरी के साथ पढ़ना दो तरीके से होता है। या तो आपने कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल ली है फिर पढ़ रहे हैं तो बन जाएगी आराम से बात, क्योंकि आपका एक लेवल मेंटेन्ड है। बट आपने गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं निकाली, आप कोई वैसी नौकरी करते हैं और उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कम समय निकाल पा रहे हैं, तो नुकसान है आपका, उसको मैनेज करो कैसे भी करके। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जब एग्जामिनर बनाएगा पेपर तो क्या उसको इस बात से मतलब होगा कि आपको पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता था? सोच के देखो इस बात को यार, एग्जामिनर को क्या मतलब है भाई? एग्जामिनर तो उसी लेवल का पेपर बनाएगा। जब पेपर की कट ऑफ जाएगी 100 में से 80, फॉर एग्जाम्पल स्केल पे कह रहा हूँ मैं, किसी का पेपर 140 आता हो, 160 आता हो, 100 में से 80 कट ऑफ जाएगी, तो क्या कट ऑफ इस बात से थोड़ा पीछे हो जाएगी कि यार चलो अमित को ना पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था तो चल मैं 78 पे चली जाऊँ? या जो आज बच्चा घोट घोट के तैयारी कर रहा है, 85 नंबर उसके आने वाले होंगे, वो कहेगा यार चलो मैं इस बार सीट छोड़ देता हूँ क्योंकि अमित को ना समय नहीं मिला था, मैं चलो एक सवाल गलत कर देता हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो कुल मिला के भाई कंपटीशन तो यही रहना है। अब आपकी स्थितियों की वजह से आप नीचे खिंच रहे हैं तो उनको मैनेज करिए। चलो ठीक है। किसी वस्तु को धकेलते हैं तो कौन सा है? घर्षण बल, खिंचाव का बल, पेशीय बल। देखो धकेल रहे हो तो तुम्हारी मांसपेशियों का फोर्स भी यूज हो रहा है और वहां पे फ्रिक्शन भी लगता है, और कांटेक्ट फोर्स भी है, वो संपर्क बल भी है, तो उसमें तो तीनों तरह के फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलिए शुरू करें अब तीसरा नियम। देखिए गति का तीसरा नियम बहुत सिंपल सा नियम है। आप दुनिया के किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी रिलीजन से संबंध रखते हो, हर धर्म के ग्रंथ में ये नियम लिखा हुआ है। इसे लोग पहले से मानते आए हैं, एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी इसे जानता है। क्या नियम है भैया? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हें भरना नहीं पड़ेगा, तुमने कुछ बो दिया तो तुम्हें काटना नहीं पड़ेगा। फूल बो दिए तो फूल काटने पड़ेंगे, कांटे बो दिए तो कांटों की फसलें काटनी पड़ेंगी। एक कांटा बोओगे किसी के लिए 100 कांटे काटने पड़ेंगे, एक फूल बोओगे किसी के लिए 100 फूल काटोगे। तो मतलब ये सिंपल सा नियम है। अब इसको अपनी भाषा में समझो कैसे। विज्ञान क्या पूछेगा? विज्ञान कहता है कि जैसे मान लो हम तैरते हैं, तो तैरते कैसे हैं हम? एक बात बताओ ना, तुम्हें कोई पकड़ के आगे थोड़े ना धक्का देता है। तैरने की प्रक्रिया क्या है? आप पानी में कूदे, आपने पानी को धक्का दिया पीछे की ओर। बेसिकली आप अपने शरीर को आगे धक्का दे भी नहीं सकते हो, आप पानी को धक्का पीछे की ओर देते हो, पानी आपको आगे धक्का दे देता है। आपने पानी पर एक एक्शन लिया, क्रिया की। क्रिया का मतलब कुछ करना ही तो होता है, एक्शन का मतलब है कुछ करना। आपने पानी पर एक एक्शन लिया, पानी ने उल्टा जवाब दिया, इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन है। पानी ने आपको धक्का दिया आगे, ये रिएक्शन है। एक्शन का उल्टा, क्रिया की उल्टी होती है प्रतिक्रिया। तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी इस दुनिया में। बस बल के मामले में अगर हम कह रहे हैं कि हम क्रिया के रूप में बल लगा रहे हैं, तो प्रतिक्रिया के रूप में भी हमें बल ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना हम लगा रहे हैं, बस दिशा उसकी उल्टी होगी। हम इस दिशा में लगाएंगे तो हमें इस दिशा में मिलेगा। नाव का चलाना ऐसे ही तो है भाई, नाव में कोई इंजन थोड़े ना लगाए। आप क्या करते हो? चप्पू लिया, चप्पू से पानी को पीछे धकेला, उस पानी ने नाव को आगे धकेल दिया। आप जमीन पर चलते हो, ये जमीन है, ये आप हैं, आपने जमीन को पीछे धकेला, जमीन ने आपको आगे धकेल दिया, दैट्स इट, है ना। और कुछ उदाहरण ले लो, जैसे रॉकेट का उड़ना। रॉकेट है, रॉकेट से गैसें निकलती हैं नीचे की ओर एकदम से। तो देखो रॉकेट के उड़ने के बारे में सोचो, रॉकेट में कोई इंजन नहीं है कि जो उसको ऊपर ले जा रहा है। जैसे मोटरसाइकिल में एक इंजन है जो उसको आगे धक्का दे रहा है, तो रॉकेट में ऐसा इंजन नहीं है जो रॉकेट को ऊपर धक्का दे रहा है। नहीं, रॉकेट क्या करता है? अपने अंदर के ईंधन को जलाता है, ईंधन जलने से निकलती है पीछे गैस, और रॉकेट ने चूंकि गैसों को पीछे धक्का दिया, एक्शन किया, क्रिया की, तो ये गैसें रॉकेट को ऊपर धक्का दे देती हैं, यानी कि रिएक्शन कर देती हैं, प्रतिक्रिया लगा देती हैं। तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी जिसका वैल्यू तो सेम होगी, परिमाण तो समान होगा। यानी जितने न्यूटन की क्रिया होगी, 50 न्यूटन की क्रिया है तो 50 ही न्यूटन की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन दिशा अपोजिट होगी, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं, बंदूक गोली पर आगे फोर्स लगा रही है, ये एक क्रिया है, एक्शन है।
बदले में बंदूक भी गोली को पीछे धक्का देती है, इसलिए बंदूक चलने के बाद में, तोप से गोला चलने के बाद में, या रॉकेट लॉन्चर जो होता है उससे रॉकेट लॉन्च होने के बाद में वो सब पीछे झटका खाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी चीज पर आगे बल लगाया तो ये किसी चीज पर पीछे बल लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गए गति का तीसरा नियम का अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम है एक्शन रिएक्शन का लॉ। उसके अलावा इसी को आप क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। और आप कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, एक रिएक्शन होती है, और इसके सारे के सारे ये उदाहरण हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है गति के तीसरे नियम में। चलो ठीक है भैया, प्लेन कैसे उड़ता है भैया? कोचारा रंजीत कुमार भाई, तुमने ये बैच पेपर पास करने के लिए लिया था, हवाई जहाज बनाकर उड़ाने के लिए नहीं। देखो मजाक की बात है यार, हवाई जहाज बनाकर उड़ाना और उसके सिद्धांतों को समझना, ये 4 नहीं 6 साल की इंजीनियरिंग लगेगी तब सीख पाओगे। यहाँ इसे 40 मिनट की क्लास में नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है भैया, चलिए, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो एक चीज़, जैसे इससे सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल, एक सेकेंड और रुकना। हाँ ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ इनके उत्तर बताइए फटाफट से। ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है। देखो खुद से ऐड करता हूँ यार मैं तो, वो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन में खुद से ही ऐड करता हूँ। आप बताओ तो सही, कोई एक ऐसा चैप्टर बताओ जिसके बाद मैंने क्वेश्चन ना कराए हूँ। आपका चौथा चैप्टर है, हर एक के बाद तो मैंने क्वेश्चन कराए ही, आपके बगैर कहे क्वेश्चन लाता हूँ मालिक, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, काहे को चिंता करते हो? इसके लिए कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा था। बहुत बढ़िया उत्तर है आपका कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो ये होता है भैया जी आपका तीसरा नियम, थर्ड लॉ। अगला सवाल बताइए, घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? देखिए बेसिकली घोड़ा जब गाड़ी चलाता है ना, तो घोड़ा भी जमीन को पीछे धक्का देता है, अपने खुरों से, पैरों से जमीन को पीछे धक्का देता है, बदले में जमीन उसको आगे धक्का दे देती है। तो ये भी एक्शन रिएक्शन का लॉ है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ही है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला सवाल आप देखें, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो ये भी कौन सा है? ये भी न्यूटन साहब की गति का तीसरा नियम है। तो जो भी सवाल पूछे गए हैं वो गति के तीसरे नियम से मोस्टली पूछे गए हैं। मैंने इसके आंसर की भी बना दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हमेशा इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है किसी बार कुछ और पूछ लिया जाए। ये 2024 का है और ये 2019 का है, ये भी आपका 2 मार्च 2019 का, यानी दोनों 1-2 दिन के अंतराल से हैं। ठीक है, अब चलो, इसमें एक छोटा सा मुद्दा रह गया है, ये सारी कहानी खत्म हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, हालांकि वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है मेरे हिसाब से, मैं ना भी करवाऊं तो भी आप समझ जाओगे, और ये है आपका संपर्क व असंपर्क बल। देखो कोई भी बल है, आप उसको या तो संपर्क बल कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, या आप उसको असंपर्क बल कहोगे, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कहोगे। देखिए हर टॉपिक ऐसा नहीं है, हर चीज ऐसी नहीं है कि जो पढ़ाई ही जाएगी, कुछ कुछ चीजों में आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगा लोगे। कैसे? देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे संपर्क बल का मतलब क्या है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, कि वह बल जो तभी अपना प्रभाव दिखाते हैं जब किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगते हैं। देखो जैसे बल कितने तरह का हो सकता है, बल बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। इंसान जो बल लगाता है किसी चीज पे, वो मांसपेशीय बल है, वो मस्क्यूलर फोर्स है। मशीन जो बल लगाती है वो यांत्रिक बल होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। जो आवेशों के बीच लगता है, जब हम पढ़ेंगे आवेश वाले चैप्टर को, आपने कभी पढ़ा हो कि प्लस और माइनस के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जो पृथ्वी अपनी वजह से किसी चीज को नीचे खींच रही है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आपने कभी बचपन में साइंटिस्ट बने होंगे तो 2 चुंबकों को ऐसे रखा होगा, दोनों चुंबक एक दूसरे को चिपका लेती हैं,
ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है, या इसको ऐसे रख दो तो ये एक दूसरे को धक्का देती हैं। देखिए, इस टॉपिक को किसी एक चैप्टर में समझ पाना असंभव है, क्योंकि ये आप तब समझोगे जब सारे बल आपको समझ में आ जाएं। अभी आपने बल की अवधारणा पढ़ी है, बल के प्रकार नहीं पढ़े। और बल के प्रकार कुछ ऐसा नहीं है कि एक क्लास में समझाए जाने की चीज है भाई। जब आप गुरुत्वाकर्षण बल समझोगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आएगा, चुंबक वाले चैप्टर में चुंबकीय बल समझ में आएगा, आवेश वाले चैप्टर में आवेश का बल समझ में आएगा, है ना। तो एक साथी हमारा, एक भाई नाराज था कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया था आपने संपर्क असंपर्क बल नहीं कराया। तो पहला उत्तर कि देखिए, एसएससी एमटीएस में भले ही पूछा गया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एसएससी एमटीएस की तैयारी नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि इसको किसी एक चैप्टर में करा दिया जाए भाई। ये तो जब आप सारे तरह के बलों को समझ लोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ अभी चुंबकीय बल के बारे में बताऊं, आवेश वाले बल के बारे में बताऊं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। फिर भी मैं आपको इनकी परिभाषा बता देता हूं, और मेरे हिसाब से ये कोई बहुत मुश्किल तो चीज नहीं है। अगर मैं सारे बल तुम्हें समझा दूं, अगर मैं तुम्हें सारे बल समझा दूं, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा संपर्क है, कौन सा असंपर्क है। जैसे चलो मैं दो बलों की बात करता हूं, आप मुझे बताना। एक बल है, मैं कहता हूं मांसपेशीय बल। भाई ये एक व्यक्ति है और ये इस बल को, इस वस्तु को अपनी मांसपेशियों से धक्का दे रहा है। ये एक मांसपेशीय बल है, मस्कुलर फोर्स है। और ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है जो दूसरे चुंबक को धक्का दे रही है। देखो, चुंबकों में ऐसा होता था कि जब आप उन्हें, जैसे मान लो अगर आपने ऐसे रखा तो इन्होंने एक दूसरे को चिपका दिया, जब आपने इन्हें ऐसे रखा तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो मान लो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। अच्छा, चुंबक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिपका के रखोगे तो ही प्रतिकर्षित करेंगी, ये थोड़ी दूरी से भी प्रतिकर्षित कर लेती हैं, ये थोड़ी दूरी से भी रिपेल कर लेती हैं। तो मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा संपर्क बल है, कौन सा असंपर्क बल है? ये नंबर एक। नंबर दो, चलो मुझे बताओ कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, बताओ। नंबर एक या नंबर दो, बताइए। ये जो आशीष भाई है ना, सुनो, एक बार इनकी आईडी दे दो मुझे, है ना, निकाल के। एक बार इनसे हमारी टीम बात कर लेगी क्या इनकी परेशानी है, और आशीष भाई आपसे प्रॉपर एक बार कन्वे करेंगे, बात कर लेगी हमारी टीम। और अगर लगेगा कि हाँ आपकी समस्या जेन्युइन है, तब तो उसे अपने स्तर पे वो सुलझाएगी। और अगर लगेगा कि आप बस ऐसे ही अननेसेसरली कमेंट कर रहे हैं, तो एक बार आपके गार्जियन से बात करेंगे। अगर वो हमें सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका समाधान भी किया जाएगा। अगर आपकी समस्या जेन्युइन है तो ज़रूर उसका समाधान करेंगे। अगर वो खामखा वाली है, क्योंकि अब हमारे यहाँ ये सिस्टम चला हुआ है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि इधर उधर की बातें, मतलब कुछ भी लिख देते थे। हालांकि उसमें से बहुत सारे बच्चों की समस्याएं जेन्युइन भी होती थी, बट कुछ वैसे भी लिखते थे। तो एक बार उस बच्चे से बात कर लेते हैं, अगर वो समझा पा रहा है तो ठीक है, अगर लगता है कि वो वैसे ही कर रहा था तो कोर्स ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो आपके साथ एक बार देख लेंगे। अब बताओ कौन नहीं बता पाएगा? ये संपर्क बल है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये वाला ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बस खत्म बात। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, इसको एक जगह समझा जा पाना असंभव है। अभी आप वैद्युत बल नहीं जानते, अभी आप गुरुत्वाकर्षण बल नहीं जानते, तो निश्चिंत रहिए, जब आप उन सारे बलों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे हर चैप्टर में, तो आप खुद ये बता देंगे कि वो टच करने पे लगेगा या बगैर टच करे लगेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, अब देखिए ना, जैसे ये एक पेन है, अब ये पृथ्वी है, क्या पृथ्वी इस पेन को अपनी ओर तभी खींचेगी जब मैं पृथ्वी पे ले जाके रख दूंगा, या इसके ऊपर से ही खींच लेगी? तो ऊपर से ही खींच लेगी ना, यानी बगैर संपर्क के खींच लेगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है असंपर्क बल है। अभी उतना अच्छा शायद ना समझ में आए, जब आप गुरुत्वाकर्षण बल समझ लोगे तब समझ में आएगा। नहीं नहीं, सॉरी मत लिखो अब आशीष कुमार, यार एक बात बताओ कि तुम्हारी जो हेकड़ी होती है ये 30 सेकंड की है। अब यार जियो तो ढंग की जिंदगी जियो यार हैं। हालांकि देखो, मैं किसी बच्चे से इस तरीके से बात नहीं करता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी बच्चे को मेरी बात गलत लग रही हो। लेकिन वो भाई जो है ना, मैं आपको कभी अगर कमेंट सुना दूँ ना उसके, वो पर्टिकुलरली मेरे लिए नहीं था, लेकिन था बहुत गलत बात। और कोई भी टीचर यहाँ खड़ा हुआ, खैर मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं कभी प्रभावित नहीं होता, कोई यहाँ खड़ा हुआ प्रभावित हो जाएगा यार। एक बात बताओ, यहाँ खड़ा हुआ आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है रात में 10-10, 11-11 बजे, आप हो कि कुछ भी आंट संट बके जा रहे हो। और देखो तो सही, एक बात छोटी सी कही है मैंने, अरे तुम सही हो तो सही, कोई बात नहीं, रहो ना सही, मैं एक बार कॉल कर लूंगा तुम्हें, क्या हो गया? मैं तुमसे कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बस तुम्हें ब्लॉक ही किया जाएगा, कुछ नहीं, बस तुमसे कॉल से बात करेंगे, उसी में तुम्हारी हेकड़ी निकल गई है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके सर, थैंक यू, रियली सॉरी, बस नाम लेने के लिए कमेंट कर रहे थे, आज के बाद तुम नाम ही नहीं ले पाओगे। मतलब तुम्हारी ताकत देखो कितनी सेकंड, तुम्हारा जोर देखो,
मात्र 30 सेकंड में घुटनों पे आ जाते हो। अबे यार अपना स्टैंड तो जिंदगी में लेना सीखो। ऐसा थोड़ी है कि चौड़ के चले गए किसी के भी ऊपर की जान से मार देंगे। इसने मारा, एक लपेड़ा घुमा के नीचे जमीन पे गिर गए, पैर फैला रहे हैं, छोड़ दो बकस दो। भाई यार क्या जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट देना, मैं सभी बच्चों को दिखाऊं एक बार। ये कह रहा है जी बस मैंने नाम पढ़वाने के लिए ऐसा बोला, और मतलब मैं तुम्हें बात भी सुना दी, अभी कह रहा जी माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। बात सुना दी ना तुम भी हतप्रभ रह जाओगे। ठीक है भाई, कंटेंट खत्म हो गया है ना, तो कहीं साथी कह रहे हो जी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो टॉपिक है कि कौन सा बल संपर्क है कौन सा बल असंपर्क है, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। कंटेंट ओवर हो चुका है, जो साथी छोड़ना चाहें क्लास को छोड़ सकते हैं। दिखाना एक बार इनका स्क्रीनशॉट दो मुझे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कैसे क्या कहा था और क्या अब सॉरी पे सॉरी बोले जा रहा है, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। भाई यार क्या ज़िंदगी जी रहे हो कि जी मैंने तो बस नाम, अच्छा माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। भाई नाम पढ़वाने को तुम चाणक्य बन जाओगे क्या मेरा नाम यहाँ लेने से? और नाम पढ़ने के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि गलत शब्द का इस्तेमाल करो, कि तुम किसी के लिए गलत बोलोगे? मान लो कोई टीचर इतने अच्छे मूड से आए तुम्हें सिखाने, और तुम बस अपनी एक इस टुच्ची सी हरकत की वजह से कि नाम पढ़वाना है, इसकी वजह से किसी को कुछ भी बोल दोगे, उसका यार पूरा माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तुम समझते नहीं हो कि यहाँ खड़े होकर सिखाने के लिए कितनी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जो सच में ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाते हैं टीचर। अगर कोई दरवाजा भी खोल देना तो पूरी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। और आप हो कि बस ये नाम पढ़वाने के लिए कह दिया तो मैंने, कुछ क्या ज़िंदगी जी रहे हो यार? समझदार हो कि नहीं? 18 साल से ऊपर के हो भाई। अरे मैं भैया माफ़ करने को मैं कुछ नहीं कर रहा, उसका नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो इसलिए कॉल करता, हो सकता है उसकी सच में वो समस्या जेन्युइन हो जिसके बारे में वो कह रहा था, वो थोड़ी गलत सी बात थी, लेकिन हो सकता है कि वो परेशान हो, ज़्यादा परेशान हो, जेन्युइन समस्या होती है। मैं तो सबके साथ ऐसा ही कहता हूँ। अगर कोई भी बच्चा कुछ कमेंट में लिख भी रहा होता है थोड़ा गुस्से में भी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार वो थोड़ा सा परेशान है, इसलिए मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसको कॉल करके बोल दूंगा। लेकिन वो कह रहा है जी मैं तो बस नाम पढ़वाने के लिए कह रहा था, मतलब कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बोला हरीश बाबू? अरे इसमें से दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन में गया होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अभी समय हो चला है। अरे नहीं भैया मैं नहीं ब्लॉक करता, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता यार, मैं तो मतलब बच्चे को समझा के ही छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार, मैं तो तुम्हें इतना समझदार मानता हूँ, मैं तो खुद तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताता रहता हूँ, तुम यार बताए देश के भविष्य हो। मुझे इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ, कोई सड़क छाप आदमी, कोई छपरी आदमी कहीं कुछ करता रहे, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता। मुझे पता है वो मेरी बात मानेगा ही नहीं, वो उल्टा पुल्टा बोल के और मुझसे चला जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन पता है आप सब लोग यार बहुत, आप सबका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग यार कल के भविष्य हो, आप सब लोग देश के कोने कोने में जाओगे, आपके नीचे लोग काम करेंगे, आपके ऊपर लोग काम करेंगे, आपसे देखकर लोग सीखेंगे। और अगर आपके अंदर ही अवगुण होंगे और बाकी लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर दें, तब तो समझो क्या ही हालत रह जाएगी। इसलिए मेरी अपेक्षाएं आप सभी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए थोड़ा मैं आप सभी से ये चीज़ें कहता भी हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल एक दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। मिलते हैं कल, नमस्कार।